नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जियोग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। आज जो है कि क्लास 16 है और जो है कि एग्रीकल्चर का पार्ट 3। आज हम लोग जो है कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर समाप्त करने वाले हैं। देखिए, पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फसल क्या होती है, फसल के प्रकार कौन कौन सी होती है, निर्वाह फसल कौन कौन सी होती है, वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी होती है। इसके बाद फसल के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि रबी की फसल में क्या बोया जाता है, खरीफ की फसल में, जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, ये हम लोगों ने जान लिया था। इसके बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चावल कैसे वातावरण में उत्पादन होता है, गेहूँ कैसे वातावरण में उत्पादन होता है, तो ये सब हम लोगों ने जान लिया था। दो फसल रह गई थी जिनके बारे में हमने नहीं बताया था, वो था कॉफ़ी और पाम का तेल। देखिए, ये जो कॉफ़ी है, तो आज हम कॉफ़ी के बारे में जानते हैं। जो कॉफ़ी की फसल है कैसे उगाई जाती है। कॉफ़ी फसल का जो तापमान चाहिए वो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कॉफ़ी उगती है। और इसके लिए वर्षा जो है कि 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए देखिए, पानी जो है कि ढलान मतलब पानी टिकना नहीं चाहिए। जो कॉफ़ी की फसल होती है उसको उगाने के लिए उसके जड़ों में पानी टिकना नहीं चाहिए। इसीलिए जो है कि टेरेस फार्मिंग की जाती है। जो कॉफ़ी है उसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। ये सीढ़ी नुमा आकार बनाया जाता है, इसमें पानी पड़ता है और पानी गिर के नीचे चला आता है। क्यों जो है कि इसे टेरेस फार्मिंग किया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी अक्सर उन जगहों पे उगाया जाता है जहाँ पे तापमान कम रहता है। और जो कॉफ़ी की फसल होती है वो काफ़ी छोटी होती है, अपेक्षाकृत वृक्ष नहीं होती है। और जो है कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है। वो अनुकूलित वातावरण के साथ साथ अधिक पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता उनके अंदर कम होती है। इसलिए जो है कि उनके जड़ों में पानी टिकना उनके लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए टेरेस फार्मिंग करके पानी पड़ता रहता है और पानी जो है कि उनके जड़ों पर टिकता नहीं है। ठीक है। और यह जो है कि इनकी जो किस्में, ये याद रखिएगा कि कॉफ़ी की जो किस्में हैं अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा, अगर पूछे परीक्षा में रोबस्टा क्या है तो कॉफ़ी की एक किस्म मानी जाती है। ठीक है। भारत कॉफ़ी उत्पादन में 6वें स्थान पे माना जाता है और ब्राज़ील पूरे विश्व में पहले स्थान पे कॉफ़ी उत्पादन में। ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया स्थित है। और पकने के लिए इन्हें पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर गेहूं को पकना होता है तो गर्मी की आवश्यकता होती है ताकि उसका जो पेड़ है वो सूख सके और उससे भूसा वगैरह बन सके। बीज को पकने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। वैसे ही कॉफ़ी को पकने के लिए पाला रहित, यानी कि पाला ना हो और हल्की हल्की धूप पड़ती रहो, ऐसी मौसम में जो है कि कॉफ़ी पकता है। एक चीज़ देखेंगे इसके बाद, पाम तेल। पाम तेल जो है कि भारत कुल उत्पादन यानी कि कुल प्रयोग का 60% आयात करता है। मतलब कि 60% खरीदता है, इसके बाद जो है कि पाम तेल का प्रयोग करता है। इसका वनस्पति नाम है एलाइस गिनीसिंस। पाम तेल का वनस्पति नाम है एलाई गिनीसिंस। ठीक है। ये पश्चिम और मध्य एशिया के मध्य उगाया जाता है। ये 24 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर को वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, तापमान जो है कि चाहिए 25 से लेकर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक, और वर्षा चाहिए लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक। ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब होगा जहाँ पे लगातार वर्षा होती रहे और तापमान भी उच्च हो। अब तापमान भी अधिक हो और वर्षा भी होती रहे, ऐसा मात्र 3 जगह पॉसिबल हो सकता है। एक थोड़ा बहुत पॉसिबल है कर्क रेखा में, दूसरा जो है कि मकर रेखा पे, और तीसरा भूमध्य रेखा पे। लेकिन तापमान भी अधिक, वर्षा भी अधिक, तो ये ज़्यादातर पॉसिबल होता है भूमध्य रेखा पे। यानी कि भूमध्य रेखा पर 24 घंटे वर्षा होती रहती है और तापमान लगभग जो है कि 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाम ऑयल का उत्पादन होता है। इसमें धूप प्रतिदिन 6 से 7 घंटे तक उगना चाहिए। देखिए, पाम ऑयल के लिए पहला तापमान अधिक, दूसरा 6 से 7 घंटे धूप हो और वर्षा भी अधिक हो, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी हो, तो ऐसा भूमध्य रेखा पे पॉसिबल होता है। ठीक है। भारत 60% आयात करता है, ये मैंने बता दिया है। ज़्यादातर भारत जो है कि इंडोनेशिया वगैरह क्षेत्रों से आयात करता है।
तो हम लोगों ने पाम तेल देख लिया, कॉफ़ी देख लिया। अब देखते हैं फैक्ट। चावल उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं? चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड पंजाब। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। मूंगफली उत्पादन में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। कपास उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। फिर बाजरा उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये प्रमुख फसलें थे और इनका 3 क्रम था, पहला, सेकंड, थर्ड, कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं। अब इसके बाद देखते हैं चावल विश्व में सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है। चावल विश्व में सर्वाधिक चीन, फिर भारत। गेहूं सर्वाधिक उत्पादक में चीन, फिर भारत। मक्का उत्पादन में चीन, यूएसए, पहले यूएसए था। यूएसए जो है कि मोटे अनाज उत्पादन में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन मक्का जो कि चीन उत्पादन करता है, फिर यूएसए। दाल उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। गन्ना उत्पादन ब्राजील। सब्जियां उत्पादन में चीन, फिर सेकंड पे भारत। दूध और जूट उत्पादन में भारत जो है कि प्रथम स्थान पे माना जाता है। तो ये हो गया फैक्ट। और तीसरा देखते हैं कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी है भारत में 23 फसलों पे दी जाती है और इसे सीएससीपी द्वारा दिया जाता है, कंज्यूमर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कंज्यूमर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएससीपी द्वारा एमएसपी और एफआरपी दिया जाता है। 23 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है, एक फसल पे एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी का फुल फॉर्म उचित व लाभकारी मूल्य है, जो गन्ना पे दिया जाता है। ठीक है, उचित व लाभकारी मूल्य। अब देखिए एमएसपी जो है कि क्या है। एमएसपी होता है एक गारंटी पत्र जिसमें फसल उत्पादन करने वाले किसानों को मिलती है, जिसमें उन्हें पता होता है कि यदि हम 2 रुपये का बीज लेते हैं, 2 रुपये का पानी देते हैं, 1 रुपये का मेहनत करते हैं, तो कुल लागत 5 रुपये का लगा है, तो सरकार कितना भी कम देगी तो 5 रुपये से कम प्राइस में उनका फसल नहीं खरीदा जाएगा। ये है एमएसपी की गारंटी। यानी कि यदि आप कोई वस्तु उगाते हैं तो सरकार आपको पहले से गारंटी देती है कि आप इसे उगाइए, कितना भी घाटा हो, लेकिन हम जो है कि आपके उत्पादक मेहनता को मिलाकर उससे कम में आपकी फसल को हम नहीं खरीदेंगे, उससे ज़्यादा में ही खरीदने की गारंटी देता है। इसलिए एमएसपी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और एफआरपी जो रहती है वो एक फसल पे दी गई है। और एफआरपी इसलिए दी जाती है कि जो एफआरपी में फसलें गन्ने रखी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर इसे कोल्ड स्टोरेज ना मिले। तो सरकार जो है कि कहती है कि गन्ना आप लाइए, उसका स्टोरेज करिए, हम आपको एफआरपी देंगे, यानी कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना हम आपको गन्ने का मूल्य देंगे। ठीक है, सीएससीपी द्वारा दिया जाता है। अब एमएसपी के कुछ लाभ हैं, कुछ हानि। देखिए लाभ ये है, गारंटी मिलती है, किसान जो है कि फसल उगाने में अग्रसर होता है। तीसरा जो है कि किसान के पास बर्डन नहीं रहता है और किसान जो है कि अपने फसल से स्वच्छ रहता है, मतलब कि अपने फसल को उगाने में कोई भी कंजूसी बरतता नहीं है। और हानि क्या माना जाती है? हानि है सरकार के पास अनियंत्रित स्टोरेज नहीं है, क्योंकि सभी से एमएसपी ले लेगा और सभी से फसलें खरीदेगा तो रखेगा, पहला। दूसरा, थोड़ा सा आर्थिक बर्डन पड़ता है सरकार को। और तीसरा जो है कि एमएसपी देने पर राज्य सरकारें अलग अलग अपना मापदंड सेट करती हैं। कहीं कहीं जैसे कि महाराष्ट्र में एमएसपी जो है कि दिया गया है, लेकिन जो मार्केट है वहाँ पे एमएसपी से ज़्यादा फसल में मिलती है। यानी कि अगर हम एमएसपी हमें 5 रुपये का मिला है और बाज़ार में 6 रुपये में बिक रहा है, तो किसान जो है कि बाज़ार में जाके बेच देते हैं। लेकिन जो एमएसपी देने के नाम पर, खरीदने के नाम पर सरकार ने कोल्ड स्टोरेज बना रखा है, उनमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो सब फालतू और बेकार हो रहे हैं, इनमें धन खर्च होता है। इसलिए जो है कि थोड़ा सा ही हानि है, लेकिन ज़्यादातर लाभ ज़्यादा है, हानि कम है। तो आज हम लोगों ने एमएसपी देख लिया, कौन कौन से उत्पादक राष्ट्र हैं, कौन कौन से उत्पादक देश थे, हम लोग देख लिए। एग्रीकल्चर लगभग समाप्त हो गया है। कल क्लास में हम लोग देखते हैं कि हो सकता है फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट करें, नहीं तो हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।